घर लेना हर मिडिल क्लास भारतीय का सपना होता है, लेकिन आजकल ये सपना कर्ज, कॉम्प्रोमाइज, कंफ्यूजन से भरा हुआ है। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ईएमआई तो हर महीने आपकी जेब काट ही रही है, लेकिन घर का साइज देखकर दिल कह रहा है कि यार इतने में तो किराए का ही अच्छा था, है ना। अब बिल्डर्स कहते हैं कि घर तो 2 BHK है, लेकिन यूजेबल एरिया देखा जाए तो 1.5 BHK भी नहीं लगता है। बालकनी में जाएंगे, आपको लगता है ठंडी ठंडी हवा आएगी और बढ़िया सी बालकनी होगी जहाँ पे आराम से बैठा जाएगा, समय बिताया जाएगा, लेकिन बालकनी में एक कुर्सी रखने की भी जगह नहीं होती है। और किचन की तो आप बात ही ना करें। किचन ऐसा कि फ्रिज रखने के बाद खुद खड़े होना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है, फ्रिज का दरवाज़ा ही नहीं खुलता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि ईएमआई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन घर क्यों सूखड़ रहे हैं? क्यों कारपेट एरिया सिर्फ एक भ्रम बन गया है? और क्या रेरा जैसे कानून वाकई आम खरीदार को बचा नहीं पा रहे हैं इस मसले पर भी? तो आज की इस चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे। हाउसिंग इकोसिस्टम कैसे बदल रहा है, कहाँ क्या खेल हो रहा है, क्या आप भी यहाँ पर अननोइंगली कॉम्पैक्ट ड्रीम के जाल में फंस रहे हैं? इसी पर बात करेंगे। एक ज़मीनी हकीकत वाली बातचीत होगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है पूछने का कि ईएमआई के हिसाब से घर क्यों नहीं मिल रहे हैं। जितनी बड़ी ईएमआई उतना ही छोटा घर क्यों? मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राहुल पुरोहित हैं, को फाउंडर और CBO स्क्वायर यार्ड्स के। प्रशांत ठाकुर है, रीजनल डायरेक्टर और हेड रिसर्च और एडवाइजरी एनारॉक। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और राहुल, वाकई ईएमआई बढ़ गई है, लेकिन घर छोटे हो गए हैं। अब अपने सपनों को भी थोड़ा सा ट्रिम करने का वक्त आ गया है, लगता। क्या कहेंगे? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। एक तरह से देखा जाए तो आप जो कह रहे हैं वो सही है कि ईएमआई बढ़ गए हैं और घर छोटे हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना पड़ेगा कि आज एक मिडिल क्लास एवरेज वाइट कॉलर प्रोफेशनल को एक कम्युनिटी लिविंग की आदत पड़ गई है। उस कम्युनिटी लिविंग का सपना पूरा करने के लिए ही वुड नीड अ लॉट ऑफ amenities within the home he wants to stay in. So when it comes to community living, then he would need larger spaces where people उनके फैमिली मेंबर्स एंजॉय कर सके। क्लब बड़ा होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, एंड मल्टीपल सच एमिनिटीज कम इनटू प्ले। जब ये एमिनिटीज आप कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ जोड़ेंगे तो ऑफ कोर्स आपका जो घर का एरिया है वो कम होगा। बट और उसके साथ साथ बिकॉज प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जनरली रियल एस्टेट में लैंड प्राइसेस हैव गॉन अप, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज गॉन अप, हेंस द टिकट साइजेस ऑफ द होम्स जो हम खरीद रहे हैं आज की डेट में, या जो मेजर मेट्रोज में देख रहे हैं, बॉम्बे, दिल्ली, व्हेन आई से दिल्ली इट मींस एनसीआर, बैंगलोर और पुणे, द 4 मेजर हाउसिंग मार्केट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे साइजेस छोटे होने का बड़ा कारण ये है कि बिकॉज एमिनिटी एरियाज लोगों को ज्यादा आजकल पसंद आ रहे हैं, एंड दिस हैज हैपेंड लार्जली आफ्टर कोविड। कोविड के बाद में और ज्यादा बड़ा ट्रेंड हो गया है कि एमिनिटीज फिल्ड स्पेसेस चाहिए लोगों को, बिकॉज दे वांट टू हैव दैट कम्युनिटी लिविंग एक्सपीरियंस along with all the amenities within their housing complex. ये सबसे एक बड़ा रीजन है कि घर छोटे हो जा रहे हैं, बट ईएमआई अभी भी उतनी है या उससे बड़ी पे जवाब दे दिया है। प्रशांत के पास में जाना चाहूँगी। प्रशांत, आप राहुल की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और डेटा वाइज अगर आप कुछ डेटा हमें यहाँ प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि ये क्या पैन इंडिया फिनोमिना है, या कुछ बातें जो कि राहुल ने भी हाईलाइट की है उसी तरह से इसको देखना चाहिए। देखिए, सवाल इसीलिए बहुत बड़ा है क्योंकि आप अपने सपनों के घर की बात कर रहे हैं, और ऐसे में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लोगों को लगता है अगर उनके पहले घर की ही हम बात कर लें। हालांकि उसमें भी बहुत ट्रेंड चेंज हो रहा है यंगस्टर्स के लिहाज से, मिलेनियल्स के लिहाज से, जो कि शायद किराए पे रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कम्युनिटी लिविंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि बढ़ रहा है हमारे उस देश में। बट लीविंग ऑल दैट असाइड, प्रशांत, आपके फैक्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, इसमें कोई बिल्कुल डाउट नहीं है कि कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट कोविड के बाद काफी जोर पकड़ा है, और आज के तारीख में अगर आप देखें, एक एक्सपीरियंशियल लिविंग का भी कॉन्सेप्ट आया है, जहां पे घर का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल बदल गया है। आज के डेट में एक होम बायर घर को सिर्फ एक अपार्टमेंट की तरह नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि उसके साथ उसको और क्या सहूलियत, फैसिलिटी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, काफी स्ट्रेस दिया जा रहा है आजकल इस फैक्टर्स पे कि क्लब हाउस कितना बड़ा है, कितने बैडमिंटन कोर्ट्स है, कितने स्विमिंग पूल्स है, कितने ओपन एरियाज हैं।
जब इन सब चीजों को अगर आप अब एक टाउनशिप प्रोजेक्ट में लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली लोडिंग फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि मैं इस बात से भी अग्री करता हूँ कि प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। उनके पीछे दो तीन कारण है कि लैंड प्राइसेस काफी बढ़ गए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं। और एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोविड के दौरान और कोविड के मेरे ख्याल से 6-8 साल तक प्राइसेस बिल्कुल स्टैग्नेट कर गए थे। और कोविड के बाद हमने जब देखा पेंट अप डिमांड और उसके बाद जो हमने तेजी देखी तो प्राइसेस में काफी कैचअप हुआ। तो अगर आप ये दो फैक्टर देखें कि साइजेस काफी कॉम्पैक्ट हो गए, इन टर्म्स ऑफ लोडिंग फैक्टर्स काफी बढ़ गए हैं और प्राइसेस बढ़ गए, तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत दिक्कतें होम बायर्स को प्राइस फ्रंट पे देखने को मिला है। और अगर हम आज बात करें सेल्स फिगर्स की, तो आप देखिएगा कि टॉप सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्रॉब्लम अफोर्डेबल और बजट सेगमेंट में है। 2019 में जहां अफोर्डेबल और बजट सेगमेंट का शेयर करीबन 47% हुआ करता था, आज ये गिरकर बिल्कुल 12% के लगभग है। तो देखिए प्राइसेस की वजह से थोड़ी दिक्कत तो है। हालांकि टॉप सेगमेंट अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बॉटम सेगमेंट में थोड़ी हमने दिक्कतें देखी है। और जहां तक हम देखें कि ये लोडिंग फैक्टर किसी एक शहर का फिनोमेना है या अक्रॉस द सिटी, मेरे ख्याल से अक्रॉस द टॉप 7 सिटीज जो हम ट्रैक करते हैं, हमने हर सिटीज में लोडिंग फैक्टर बढ़ते हुए देखा है। और सबसे ज्यादा हमने एमएमआर में देखा, जहां 2019 में 33% हुआ करता था, आज के डेट में वो 43% हो गया। और दर्शकों को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दूं कि लोडिंग फैक्टर होता क्या है। जैसे मान लीजिए डेवलपर ने आपको बोला है कि आपका अपार्टमेंट 1000 स्क्वायर फीट का है और आपने उससे पूछा कि इसमें कारपेट एरिया कितना है और उसने बोला कि 600 है। दैट मीन्स 40% उसमें लोडिंग एरिया है, लोडिंग परसेंटेज है। तो 1000 का बोलकर आपको यूजेबल एरिया 600 का मिल रहा है। देखिए दिक्कत क्या होती है जब डेवलपर आपको क्लैरिफिकेशन न दे। आज के डेट में रेरा ने इस चीज को स्पेसिफाई किया है कि जब डेवलपर आपको प्राइस बताए तो उसको कारपेट एरिया पे बताना है। ये चीजें महारेरा में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। अनफॉर्चुनेटली बाकी स्टेट्स के रेरा में उतने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं की जाती है। तो दिक्कत वहां पे आती है। अगर बायर अवेयर है कि वो कितने यूजेबल एरिया के लिए पे कर रहा है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। वो एक इन्फॉर्म चॉइस है कि उसको अगर छोटा घर मिल रहा है तो उसके एवज में उसको काफी एमिनिटीज, काफी ओपन एरिया और काफी सहूलियत इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी लिविंग की भी मिल रही है। ऑलराइट राहुल, अब चर्चा को हम सेकेंड फेज में लेके जाते हैं। सेकेंड फेज मेरा आपसे यही होगा कि जिस तरह से हमने कीमतें बढ़ती हुई देखी हैं कुछ जगहों पे, देखिए रियल एस्टेट की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही है हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। हम दोनों ये बात को बहुत बेहतर समझ सकते हैं। कुछ पॉकेट्स हैं जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जो धीमे बढ़ते हैं, कुछ पॉकेट्स जो बढ़ते ही नहीं हैं। कोविड के बाद हमने कई जगह एक समान ट्रेंड देखा कीमतों का, और मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री भी कुछ नया, क्योंकि मांग उस तरह की थी, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया था तो वो बड़े घर चाह रहे थे जहाँ पे वर्क प्लेसेस हो, एक्सेट्रा हो। लेकिन अब वहाँ भी थोड़ा सा हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, अब नया ट्रेंड हाउसिंग में, रियल एस्टेट में हमें क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि रेंट वर्सेस ओनरशिप, राहुल, ये हमेशा से डिबेट रहा है और मेरे ख्याल से ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है। हर किसी को अपनी सहूलियत के हिसाब से ये कॉल लेना होगा। लेकिन बाहर जब हम देखते हैं, अगर हम दूसरे देशों में देखें जहाँ पर घर ऐसा नहीं है, एज एन एसेट कंसिडर नहीं किया जाता, उसको बहुत तवज्जो दी जाती है, बट उसके अलावा कम्युनिटी स्पेस लिविंग को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जहाँ पर लोग एक समय के बाद रहना चाहते हैं। सीनियर लिविंग का एक ट्रेंड शुरू हो गया है। क्या वो सारे ट्रेंड भारत में हमें आते हुए देखने को मिलेंगे? अगर वो ट्रेंड्स हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे तो इस तरह के महंगे घर खरीदने में अब क्या समझदारी होगी? क्यों ना हम फिलहाल के लिए रेंट में ले लें और उसके बाद अगर इन्वेस्ट करना ही है तो ऐसी किसी जगह पर करें जहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट हो उस पर्टिकुलर एज में वो पूरी हो सके। पहले मैं आपके प्रश्न के पहले जवाब देता हूँ। बाकी जितने हम मैच्योर्ड मार्केट्स की बात करते हैं, जैसे कि यूएस है या यूरोप के कई मार्केट्स है, या एशिया में अगर देखें तो सिंगापुर है, जो ऑलरेडी बहुत मैच्योर हो चुके हैं एज अ रियल एस्टेट मार्केट। तो वहां पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जो नया बिल्डिंग बन रहा है, वो बहुत कम है वर्सेस जो ऑलरेडी बन चुका है वो बिक रहा है। वो मार्केट्स मैच्योर हो गए हैं, हेंस वहां पे प्राइमरी की डिमांड रिलेटिवली बहुत कम है।
इंडिया बहुत एक नेसेंट कंट्री है, बट वी हैव अ वेरी वेरी स्मॉल हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इज वेरी वेरी स्मॉल. So we are still a maturing market. It will take a lot of while, by the time we mature as a market. तो उसकी वजह से आप अभी जो ट्रेंड देख रहे हैं, that is not relevant what we see in a US. What इंडिया में आज हो रहा है वो यूएस में शायद 50-60 साल पहले हो चुका है ऑलरेडी. तो प्राइमरी मार्केट वहां का ऑलरेडी डेवलप्ड है, एंड सेकेंडरी मार्केट इज मच बिगर देन द प्राइमरी मार्केट है. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमें समझना पड़ेगा. Within India also, if you look at cities, they behave differently. जैसे अगर हम मुंबई की बात करें या MMR की बात करें as a whole, it is highly matured than let's say NCR or let's say even a Bangalore for that matter. Because आप ये देखेंगे कि NCR में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दिल्ली में या गुड़गांव में भी इंडिविजुअल होम्स का कॉन्सेप्ट होता, जो अभी तक भी है. इसको धीरे धीरे अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट में शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी आपको ज्यादा घर की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है इवेंचुअली. देन यू विल नीड मोर हाउसेस इन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड एज कंपेयर्ड टू व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर. एमएमआर में आप देखेंगे मुंबई में आज अपार्टमेंट कल्चर हैज बीन देयर फॉर सिंस अ लॉन्ग टाइम. रीजन बीइंग कि वहां पे स्पेस की ऑलरेडी कॉन्स्टेंट थी, मार्केट पहले मैच्योर हुआ वहां पे, हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ अपार्टमेंट लिविंग देयर. तो एवरी मार्केट विल बिहेव ऑन मैच्योरिटी ऑफ दैट मार्केट के हिसाब से वो बिहेव करेगा इंडिया में. As far as comparative to abroad, as I earlier said, those markets are already matured. India will move to that maturity in some point in time. Senior living की बात जहां तक है, कॉन्सेप्चुअली इंडिया में आ रहा है, बट हमारा सोशियो द वे वी आर सोशली निट एज अ फैमिली यूनिट्स, अभी भी हमारे यहाँ पे कल्चर डजंट अलाउ दैट कि we need to have that senior living wherein our parents, the older parents go and stay there and the kids are separate, living separately. अभी तक वो कल्चरली अभी तक हमारे यहाँ पे फिटमेंट नहीं है उस चीज का. नो डाउट it will happen. आज नहीं, शायद 50 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता. बट एज ऑफ टुडे कल्चरली it doesn't take you anywhere. Yes, there are some in pockets, there are some senior living apartments and all those things coming in, but it is a long way to go from here. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. और ऐसे में प्रशांत क्या करना चाहिए फिर? आपकी EMI और आपका घर का साइज जो है वो मेल खाता हो, इसके लिए आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? जो एरियाज़ या जो जगह आप सोच रहे थे, क्या उससे बाहर निकलने का समय आ गया है? अच्छा, एक और चीज़ जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा फोकस अब करना शुरू कर चुके हैं, जहाँ रह रहे हैं, अगर आपने कोई घर लिया है उसको आप एज ए कंजम्पशन पर्पस यूज़ कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं. वो सेकेंड होम के ज़रिए हो सकता है, कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, बाद में उस पर घर बनाते हैं. अब जब तक ऐसी आप चीज़ें कर रहे हैं तो आपके पास अपने साइज़ के हिसाब से घर खरीदने की फ्रीडम है, लेकिन वो लोगों का क्या जो कि खुद रहना चाह रहे हो उस घर में, फ़िलहाल के लिए क्या रेंट की ओर आपको जाना चाहिए, या जो पॉकेट्स आपने बताया जहाँ पर फिर भी थोड़े बड़े घर मिल सकते हैं उसका आपको रुक कर लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपकी जॉब हो ना हो, आपकी फैमिली वहाँ पे रह सके या ना रह सके? ये सारे सवाल होते हैं. फिर देखिए, आने वाले समय में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का एक जो स्वरूप है काफी बदला हुआ नजर आएगा. इनफैक्ट हमने काफी बदलाव कोविड के बाद देखना शुरू किया है. उसके पहले मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मेरे ख्याल से एंड यूज के लिए कंसिडर करना चाहिए. इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सही बेट नहीं होता है. उसके लिए कई एवेन्यूज आपको आज के डेट में खुल गए हैं. आप कमर्शियल स्पेसेस में रीट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं. आज के तारीख में रिटेल की भी एक रीट आ गई है. तो मेरे ख्याल से एवेन्यूज काफी बढ़ रहे हैं. तो रेजिडेंशियल आपको हमेशा एक एंड यूज के हिसाब से देखना चाहिए, और जब आप एंड यूज के हिसाब से देख रहे हैं तब मेरे ख्याल से एप्रिसिएशन क्या होगा और उसको आप कितने प्रॉफिट में बेच सकते हो, ये सब सेकेंडरी हो जाती है. आपको देखना चाहिए लोकेशन कैसा है, डेवलपर कैसा है, और आपके सपनों का घर आपके साइज और आपके सहूलियत के हिसाब से है कि नहीं. दूसरे पार्ट आपके जो सवाल किए हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो मेरे ख्याल से पेरिफेरल एरियाज में आपको कंसिडर करना चाहिए, जहां अभी भी थोड़े बड़े घर मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे लैंड प्राइसेस अभी भी
थोड़ी कम है। रही बात कम्यूट की अपने आपके वर्क प्लेसेस के हिसाब से, मेरे ख्याल से कोविड के बाद हमने देखा हाइब्रिड वर्किंग मॉडल काफी प्रैक्टिस में आया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो पेरिफेरल एरियाज हैं वो काफी मेरे ख्याल से अप्रोचेबल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपको अपने ऑफिस या सीबीडी के पास में रहना है तो ऑब्वियसली वहां पे आपको घर थोड़े छोटे और थोड़े महंगे मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा बड़ा घर और अपने बजट के हिसाब से चाहिए तो मुझे लगता है आपको पेरिफेरल एरियाज में देखना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से बुरा चॉइस नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं डेवलप होते हुए, और जिस तरीके से आउटर रिंग रोड बन रहे हैं हर शहर में, कनेक्टिविटी विल नॉट बी एन इश्यू। चलिए, ये एक ऐसा मुद्दा मेरे ख्याल से जिस पर एक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। हम डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बेस्ड ऑन द ट्रेंड, और ख़ास तौर से आपको अपना होमवर्क करना होगा कि फाइनेंशियली आप किस तरह से तैयार हैं अपनी ईएमआई भरने के लिए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस पर अपनी एक्सपर्ट व्यूज़ दिए, दर्शकों का गाइडेंस आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी दर्शकों के साथ। हमारे साथ श्वेता जैन हमारी मेहमान जुड़ेंगी जो करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और जस्ट इन केस अगर आप अभी भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पर, उसे आप नोट डाउन करें। वहां पर अपना पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जो है आप हमें भेज सकते हैं। 9619873567 नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। मिलती हूँ ब्रेक के बाद।